डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज सभी छात्रों का स्वागत करती है। आज हम आपको एकेडमी की तरफ से बिहार मुख्य परीक्षा के लिए और झारखंड मुख्य परीक्षा के लिए क्रिमिनल अपील के बारे में बताने जा रहे हैं और रिवीजन के बारे में। ट्रायल होने के बाद क्रिमिनल अपील और रिवीजन करने का राइट दिया जाता है। क्रिमिनल अपील बीएनएसएस के नए प्रावधानों के अनुसार धारा 413 से 435 के अंतर्गत दिया गया है। क्रिमिनल अपील का सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि अगर अपील का अधिकार अधिनियम में दिया गया है तभी आप क्रिमिनल अपील में जा सकते हैं। एक कचहरी में जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं सारे मजिस्ट्रेटों के आर्डर से क्रिमिनल अपील सेशन जज के यहाँ होती है, सेशन जज के आर्डर से हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट के आर्डर से सुप्रीम कोर्ट में होती है। क्रिमिनल अपील सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी जाती है। अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं जिसमें हाई कोर्ट में अपील होती है और सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होती है। 413 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि जब तक प्रावधान नहीं है तब तक अपील नहीं होगी, अर्थात राइट ऑफ अपील इज ए स्टैट्यूटरी राइट। तो 413 में ये बात कह दी गई है। तो 413 में कहने के बाद आगे प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया है, अर्थात मजिस्ट्रेट के यहाँ से कन्विक्शन हुआ हो, सेशन जज के यहाँ से कन्विक्शन हुआ हो या हाई कोर्ट से कन्विक्शन हुआ हो, उस कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के खिलाफ वह अपील में जा सकता है। 415 बीएनएसएस में 415 में सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील का प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील में जाने का प्रावधान हाई कोर्ट जब अपने मूल अधिकारिता में कोई जजमेंट देता है तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है व्यक्ति, अर्थात बीएनएसएस के 415(1) में सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील होगी। इसके अलावा 420 में भी क्रिमिनल अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है। अगर हाई कोर्ट निचले न्यायालय से किसी मामले को मंगा लिया और उसको फांसी की सजा दे दी दोष मुक्त व्यक्ति को, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो 415(1) में बीएनएसएस और 420 में बीएनएसएस दो प्रोविजन हाई कोर्ट के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील के लिए देते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 132(1), 134 और 136 में कोई व्यक्ति क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील बीएनएसएस के अंतर्गत 415(1) और 420 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 132(1), 134 और 136 में हो सकती है। हाई कोर्ट में भी क्रिमिनल अपील की जा सकती है। अगर सेशन जज किसी को 7 ईयर से ज़्यादा सज़ा दिया है या फिर सेशन जज ने ज़्यादा सज़ा दिया है तो क्रिमिनल अपील में हाई कोर्ट में जा सकता है। जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वह जो भी हों, उनके आदेशों से
सेशन जज के यहाँ क्रिमिनल अपीलें होती हैं। 415 के तीसरे क्लाज में BNSS के सेशन जज के यहाँ अपील होगी। सेशन जज के यहाँ अपील मजिस्ट्रेटों के उन आदेशों से भी होगी जिसमें वे किसी विशेष मामलों में प्रवीक्षा का लाभ नहीं दिए हों, दंड के प्रश्न पर नहीं सुने हों, उनसे भी सेशन जज के यहाँ अपीलें होती हैं। तो कन्विक्शन के खिलाफ अपील का ये प्रावधान 415 BNSS में है। एक बात और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जब इस प्रकार की अपीलें की जाती हैं तो आप जानते हैं अपील की सुनवाई में बहुत समय लगता है। अपील की सुनवाई में काफ़ी टाइम लगता है, नंबर बहुत बाद में आता है। जैसे कोई अपील 1985 में की गई हो, 86 में की गई हो, तो उसकी सुनवाई का नंबर 2020-22 में आ रहा है। तो इतना लंबा अभियुक्त को अंदर नहीं रखा जा सकता। तो कन्विक्शन व्यक्ति, जो कन्विक्ट व्यक्ति है, इस अपील के दौरान उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। अपील के दौरान उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। BNSS में 430 में यह प्रावधान किया गया है कि जब अपील किसी न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो वह अपीली न्यायालय उस दंड को सस्पेंड कर सकता है और आदेश दे सकता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाए। लेकिन ध्यान रहे, अगर मामला किसी मृत्युदंड या आजीवन कारावास का है, यानी गंभीर मामला है, तो इस प्रकार जमानत पर देते समय सरकारी वकील को अवश्य सुना जाएगा। बिना सरकारी वकील को सुने हुए जमानत पर व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर गलती से छोड़ दिया है जज ने, तो सरकारी वकील ऐसे जमानत को रद्द करा सकता है। तो कन्विक्शन के खिलाफ ये अपील का प्रावधान आपने पढ़ा। इसके अलावा अगर ट्रायल कोर्ट ने कम दंड दिया है, किसी अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट ने कम दंड दिया है, तो 418 में सरकार जो है उसके दंड को बढ़ाने के लिए अपील में जाती है। गवर्नमेंट उस दंड को बढ़ाने के लिए अपील में जाती है और दंड को बढ़वा सकती है। लेकिन ऐसे दंड को बढ़वाने के लिए ध्यान देना होगा, बिना अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए हुए ऐसे दंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। और मैटर अगर किसी रेप वगैरह का है तो उसकी सुनवाई भी बहुत जल्दी होनी चाहिए। 2 माह के अंदर उसकी सुनवाई पूरी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दोषमुक्त किया गया है, ट्रायल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को दोषमुक्त कर दिया है, तो पीड़ित व्यक्ति यानी जो FIR लिखाया है, जो कंप्लेंट किया है, उस दोषमुक्त व्यक्ति को भी जेल के अंदर देखना चाहती है। तो BNSS में इसके संबंध में 419 में प्रावधान किया गया है कि उस दोषमुक्त व्यक्ति को जेल के अंदर कराया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति को अपील का 419 में राइट ना दे करके 413 के प्रोवाइजो में राइट दिया गया है। BNSS के 413 प्रोवाइजो में दिया गया है। 419 में जो राइट दिया गया है वो संज्ञेय और अजमानती मामलों में DM सरकारी वकील को अपील का राइट देती है कि आप अपील करिए। तो दोषमुक्ति अगर किसी की हुई है, उसकी अपील प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, गवर्नमेंट में कर सकता है, ताकि गलत उसकी दोषमुक्ति जो हो गई है उसको अंदर किया जाए। ऐसी अपील जब सुनी जाती है, अगर हाई कोर्ट सुनता है तो ट्रायल कोर्ट को आदेश देता है ऐसे व्यक्ति से अलग से जमानत लिया जाए। जिसका अपील चल रही है उसका जमानत लेने का अलग से प्रावधान है।
427 में अपीली न्यायालय की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। जब अपील किसी की सुनी जाएगी तो दोष मुक्ति की अपील में उसे दोष सिद्धि भी किया जा सकता है। दोष मुक्त अगर व्यक्ति है तो उसे जेल के भीतर भी भेजा जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। और दोष सिद्ध से अगर अपील है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। दंडादेश बढ़ाने की अपील है तो दंडादेश बढ़ाया भी जा सकता है। अपील में न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। जब अपील की सुनवाई कर रहा है, अगर कोई साक्ष्य ट्रायल कोर्ट ने नहीं लिया है तो अपील न्यायालय ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप अतिरिक्त साक्ष्य लीजिए। 432 BNSS में ट्रायल कोर्ट को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए कह सकता है कि आप इस साक्ष्य को लेकर के हाई कोर्ट भेज दीजिए, या हाई कोर्ट डायरेक्ट विटनेस को बुला सकता है और स्वयं उसका साक्ष्य ले सकता है। अपील जब चल रही हो, अपील के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जैसे अभियुक्त का मर जाना, तो ऐसी दशा में उस अपील का क्या होगा? ध्यान रहे, अगर अभियुक्त मर जाता है और अपील उस अभियुक्त को जो सजा पाया है उसके दंड बढ़ाने के लिए है, दंड कम पाया है उसकी सजा बढ़ाने के लिए है, और मर जाता है अपील के दौरान, तो अपील समाप्त हो जाएगी, यानी वह अबेट हो जाएगी। दोष मुक्त अभियुक्त को दोष सिद्ध कराने के लिए अपील है और सुनवाई चल रही, अभियुक्त मर जाए तो अपील समाप्त हो जाएगी। ये दोनों अपीलें अबेट कर जाएंगी। फिर से ध्यान दीजिए, ट्रायल कोर्ट ने किसी को सजा दिया है, सजा कम है, बढ़ाने के लिए अपील की गई है, लेकिन अभी वह चल रही है, अभियुक्त मर जाए तो अपील समाप्त हो जाएगी, अबेट कर जाएगी। और दोष मुक्त अभियुक्त है, उसको दोष सिद्ध ठहराना है, अपील चल रही है, अभियुक्त मर जाए तो अपील समाप्त हो, ये दोनों अपीलें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अन्य कोई अपील है, इसके अलावा अन्य कोई अपील है, तो अपीलार्थी के मृत्यु पर वह समाप्त हो जाएगी। अपीलार्थी के मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन जुर्माने की अपील नहीं समाप्त होगी अपीलार्थी के मृत्यु पर। फिर भी ध्यान रहे, अभियुक्त मर जाता है, फिर भी अगर उसके नातेदार, रिश्तेदार, निकट नातेदार उस अपील को चालू रखना चाहें तो अपना नाम रिकॉर्ड पर ला सकते हैं, और लाते हुए अपील की सुनवाई होगी इसलिए ला सकते हैं ताकि उत्तराधिकारी अपने उस पिता को, भाई को, जिसका वह उत्तराधिकारी है, रिप्रेजेंटेटिव है, मरने के बाद भी बाइज्जत बरी करवा सके। तो जिस दिन अभियुक्त मरता है, अपीलार्थी मरता है, उसके 30 दिन के अंदर अपील को जारी करने के लिए आप अपना नाम रिकॉर्ड पर चढ़वा लीजिए और फिर बाइज्जत बरी करवा सकते हैं। लेकिन 30 दिन के अंदर तो अपील जो आपने पढ़ा चैप्टर BNSS 31 में, धारा 413 से 435 तक ये सारी हैं। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसी अपीलें बड़े लंबे लंबे समय तक कोर्टों में सुनवाई में चलती रहती हैं। ये रहा अपील पर संक्षिप्त ज्ञान। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।